हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एक लिंक बनाता है, तो इस टॉपिक को समझेंगे। करेंटली ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस चैप्टर में गिवन है, तो वहां से थोड़ा सा लिंक करके इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ना। तो जानते हैं इसके बारे में, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया है। ओके, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट पीटर मिचेल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है, ऐसा क्या स्पेशल है कि जो हमने इसको एक अलग टॉपिक की फॉर्म में लिया है। तो ये हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है कि हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर इन हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो ये हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि इस हाइपोथेसिस ने एक कॉमन मेथड बता दिया कि दोनों में किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होगी, बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो जरा हम ये देखते हैं कि इस हाइपोथेसिस में हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है एटीपी सिंथेसिस के लिए। ओके, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं फॉर एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स होती है। हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैं इनको नेम कर रहा हूँ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज H प्लस का ग्रेडियंट। नाउ मीनिंग ऑफ H प्लस ग्रेडियंट इज कि जैसे मैंने ये अभी डायग्राम बनाया है किसका, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आप ये देखेंगे H प्लस ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है। H प्लस ग्रेडियंट का मीनिंग है हमारे पास कि एक प्लेस पर H प्लस ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर H प्लस एक्सेस में है और यहाँ H प्लस कम है, तो लेस है यहाँ पे, इसे कह रहे हैं H प्लस ग्रेडियंट डिफरेंस। सेकंड इज इंटैक्ट मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज इंटैक्ट मेम्ब्रेन कि जो H प्लस मूव करे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस लोकेशन पर H प्लस ज्यादा रखता हूँ, यहाँ पर H प्लस ज्यादा रखता हूँ, यहाँ पर H प्लस एक्सेस रखता हूँ, तो ये इधर बिना बात के मूव ना करे, मेम्ब्रेन के आर पर चैनल के थ्रू जाए, इसे कहते हैं इंटैक्ट मेम्ब्रेन। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट इज प्रोटोन पंप। नाउ व्हाट इज प्रोटोन पंप? प्रोटोन पंप का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, एक चैनल होगा। सॉरी, प्रोटोन पंप का मीनिंग ये है कि मुझे किसी तरीके से H प्लस को यहाँ पंप करना पड़ेगा। पंप का मतलब मुझे H प्लस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना पड़ेगा। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, उसे प्रोटोन पंप कह रहे हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट रिक्वायरमेंट इज F0F1 पार्टिकल। F0F1 पार्टिकल हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लास्ट रिक्वायरमेंट है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास ये एक चैनल होता है जिसे हम F0 कहते हैं। ये देखिए, दिस वन इज चैनल, इट इज नोन एज F0, और ये हेड है जिसे हम F1 कहते हैं। क्लियर, जिसे हम कहते हैं F1। जो H प्लस हमारे पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कलेक्ट हुआ है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास कलेक्ट हुआ है, जैसे कि ये H प्लस, ये इसके अक्रॉस मूव करेगा F0F1 के अक्रॉस, और उसकी एनर्जी से एटीपी बनाएंगे। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर मैं ये 4 रिक्वायरमेंट पूरी कर लूं, चाहे मैं क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट करूं या माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें हमारे पास H प्लस का ग्रेडियंट है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, प्रोटोन पंप है, समहाउ प्रोटोन को वहां पहुंचाना है, और F0F1 पार्टिकल है, मैं एटीपी बना सकता हूं। ये बेसिक एक बैकग्राउंड है। जैसे कि ये हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा कि क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास H प्लस इकट्ठा हो गया, ठीक है, और ये जो H प्लस कलेक्ट हुआ है, जब ये मूव करेगा इस F0F1 से, तो एटीपी बनेगी। क्लियर, ये हमने देखा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि ये हाइपोथेसिस क्लोरोप्लास्ट में कैसे काम करती है, वो देख लेते हैं बेटा। क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से ये काम करती है, देखिए। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट में इसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, दिस वन इज स्ट्रोमा, ठीक है।
हमारे पास क्या होता है, यहाँ H प्लस का ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं, ये थाइलाकॉइड है हमारे पास, ये थाइलाकॉइड है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के अंदर की जगह को ल्यूमन कहते हैं। तो हमारे पास H प्लस यहाँ इकट्ठा होता है, मीन्स H प्लस ल्यूमन के अंदर इकट्ठा होगा, और जब ये H प्लस बाहर जाएगा, मूव करेगा बाहर, जब ये H प्लस मूव करेगा बाहर की तरफ, उसकी एनर्जी से हम क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे। यहाँ हेड को बोलते हैं हम F1 और चैनल को बोल रहे हैं F0, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में है इसलिए हम लिख देते हैं इसे CF0 CF1। क्लियर? ओके। तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन है, हमारे पास ये बात कॉमन है, ये बात कॉमन है दोनों में कि H प्लस कहीं इकट्ठा करो और जब उसको आप हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ लेके जाओ तो क्या बनेगी, एटीपी सिंथेसिस होगी। और आपको ले जाना किसके थ्रू है, ले जाना है उसको F0 और F1 के थ्रू। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है बेटा, ये एटीपी बनती कैसे है, एक बार जरा देख लेते हैं इसको हम लोग, ये एटीपी कैसे बन रही है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए इसे, एटीपी हमारे पास जो बन रही है, एटीपी हमारे पास जो बन रही है वो देखिए कैसे बन रही है। देखिए, आप मानिए कि ये कोई मेम्ब्रेन है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है जो लिपिड की बनी हुई है, जिसमें लिपिड की बाइलेयर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये मेम्ब्रेन है जो लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड की बाइलेयर है। इस पे ये चैनल लगा हुआ है जिसे हम F0 कह रहे हैं। F0 इज नोन एज चैनल। चैनल किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। ये मेरे पास है हेड, दिस इज नोन एज F1 इज नोन एज हेड। क्लियर? तो जिस साइड हेड होगा उसके अपोजिट साइड में H प्लस की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, और H प्लस जब उस चैनल में से होके जाएगा, चैनल में से होके जाएगा, तो वो जो हेड होता है उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आता है। ओरिएंटेशन में चेंज आने का मतलब वो हेड क्या करता है, रोटेट कर जाता है। उसके रोटेट करने से एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, उसके रोटेट करने से हेड में एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा जो एडीपी प्लस पीआई को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोटोन के ग्रेडियंट में, इस प्रोटोन के ग्रेडियंट में क्या था, प्रोटोन के अंतर में क्या था, प्रोटोन के ग्रेडियंट में एनर्जी थी। वो एनर्जी यूज हुई, यूज इन चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ हेड। और हमेशा याद रखो, जिधर H प्लस ज्यादा होगा मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड में हेड होना चाहिए, और वहां पर ये एटीपी बनेगी। ये दोनों काम हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकते हैं, जैसे हमने बोला हेड यहाँ है और यहाँ H प्लस इकट्ठा करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं, जहां पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, H प्लस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी बनाने को कह रही है। तो अब दिमाग में ये उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेडियंट बनेगा कैसे। क्लियर? ये ग्रेडियंट कैसे बनेगा ये हमने देखना है। देखो, हाउ दिस ग्रेडियंट क्रिएटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्रेडियंट कैसे बनेगा। तो आप देखिए जरा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास दिस इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक, ये आउटर मैट्रिक्स है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, क्योंकि ये वाली जो है मेरे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें आपने पढ़ा है पोरिन्स होते हैं। नाउ दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस लगी होती है। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये ईटीएस क्या काम करती है, ईटीएस हमारे पास क्या काम करती है, ईटीएस क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईटीएस क्या करेगी, एनएडीएच को, एनएडीएच को जो कि काफी सारे प्रोसेस में बना है, कन्वर्ट करती है एनएडी प्लस में। तो अगर मैं एनएडीएच को कन्वर्ट कर रहा हूं एनएडी प्लस में, और साथ में इलेक्ट्रॉन और H प्लस बना रहा हूं, तो उससे मेरे पास एक एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जिससे हम H प्लस को यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। मतलब उस एनर्जी को यूज करके मैं क्या करूंगा, किसकी एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी को यूज करके मैं क्या करूंगा, H प्लस यहाँ कलेक्ट करूंगा। मैं H प्लस क्या करूंगा, यहाँ कलेक्ट करूंगा। तो H प्लस मैं यहाँ कलेक्ट कर लूंगा एनर्जी यूज करके, किसकी एनर्जी यूज करके, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप ध्यान से देखें, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये NaDH की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है।
ये NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन की वजह से H प्लस का ग्रेडियंट बन रहा है। ऑक्सीडेशन की वजह से H प्लस का ग्रेडियंट बन रहा है। इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन होने की वजह से H प्लस का ग्रेडियंट बना और उसकी मदद से F0 F1 में ATP बना पाएंगे। F0 F1 में ATP बना पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से H प्लस का ग्रेडियंट बना, इसलिए ऐसी एटीपी सिंथेसिस को ओपी कहते हैं। इन शॉर्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट में कैसे बनेगा, क्योंकि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज वैलिड फॉर बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, इन क्लोरोप्लास्ट दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, और ये जो जगह इसे स्ट्रोमा कह रहे हैं, दिस प्लेस इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, ये मेरे पास फोटो सिस्टम 2 है थाइलाकॉइड पर, और ये मेरे पास फोटो सिस्टम 1 है। ये मेरे पास क्या है, फोटो सिस्टम 1 है, PS1 है। तो होता ये है कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में H प्लस यहां कलेक्ट होता है। कहां कलेक्ट होता है, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, ल्यूमन मतलब इस खाली जगह में कलेक्ट होता है। क्लियर, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में कलेक्ट होता है। क्लियर, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में कलेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, जब वो आता है, जब वो H प्लस जो है, जो ये H प्लस है, जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा इधर, H प्लस जब मूव करेगा तो ATP बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में H प्लस मैं थाइलाकॉइड के ल्यूमन में कलेक्ट करूंगा। H प्लस मैं कहां कलेक्ट करूंगा, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में कलेक्ट करूंगा, ल्यूमन में कलेक्ट करूंगा। और वो कैसे करूंगा जरा देखो, उसके 3 तरीके हैं। H प्लस कलेक्ट करने के 3 तरीके हमारे पास एनसीईआरटी बताती है। सबसे पहला तरीका ये है कि PS2 जो है, PS2 हमारे पास जो हमने ये लिखा है, इसमें पानी की फोटोलिसिस ल्यूमन में होगी, मतलब पानी टूटेगा तो उसके टूटने से H प्लस और ऑक्सीजन यहाँ ल्यूमन में बनेगा, तो इससे यहाँ H प्लस बढ़ जाएगा। देखिए एक चीज समझिए, अगर मुझे यहाँ H प्लस बढ़ाना है तो 3 तरीके हो सकते हैं। एक, मैं यहाँ H प्लस बनाऊं, दूसरा स्ट्रोमा में कम करूं H प्लस, तीसरा स्ट्रोमा से ल्यूमनमर लेकर आओ। मतलब 3 तरीके से आप H प्लस बना सकते हैं। पहला मैंने बोला H प्लस बनाओ, तो PS2 क्या करेगा, फोटोलिसिस करता है, जिससे जिससे हमारे पास फोटोलिसिस करता है, जिससे हमारे पास H प्लस इंक्रीज होता है। कहां पर H प्लस कहां इंक्रीज होगा, H प्लस इंक्रीज होगा यहाँ पर ल्यूमन के अंदर। दूसरा, NADPH की सिंथेसिस, NADPH की सिंथेसिस हमारे पास स्ट्रोमा में होती है, उससे यहाँ H प्लस खर्च होगा, उससे यहाँ क्या होगा, H प्लस खर्च होगा, मतलब H प्लस यूज हो जाएगा। तो एक तरीके से मैंने यहाँ डिक्रीज किया H प्लस को और यहाँ इंक्रीज किया। तीसरा तरीका ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं PS2 से PS1 पे, तो बाहर से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से H प्लस अंदर आता है। तो हमने 3 तरीके बताए बेटा, 3 मेथड्स बताए। फर्स्ट मेथड इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना। सेकेंड मेथड इज NADPH का बनना, जिससे H प्लस डिक्रीज होगा। एंड थर्ड मेथड इज कि बाहर से H प्लस को लेकर आएंगे जब PS2 और PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से H प्लस का ग्रेडियंट बनता है। फर्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सेकंड इज बेसिकली सिंथेसिस ऑफ NADPH, सिंथेसिस ऑफ NADPH जो कंज्यूम कर देगा स्ट्रोमा में से, सिंथेसिस ऑफ NADPH इन इन स्ट्रोमा। एंड थर्ड इज जब PS2 और PS1 के बीच में, बिटवीन PS2 और PS1 के बीच में मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, PS2 और PS1 के बीच में मेरे पास क्या हो रहा है कि ATP सिंथेसिस हो रही है PS2 और PS1 के बीच में। क्लियर, PS2 और PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हमारे पास ATP सिंथेसिस हो रही है। क्लियर, अगर मुझे ये बात समझ आ गई है, मुझे ये बात समझ आ गई है, तो अब मैं ये देख सकता हूँ बेटा, ये देख सकता हूँ कि ये तो आसान है मुझे समझना, मुझे ये समझना आसान है ये वाली बात
कि पानी यहाँ टूटेगा और यहाँ H प्लस बनेगा। ये पहला तरीका समझ आता है आसानी से। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि NADP प्लस कंबाइन करता है H प्लस से और बनाता है NADPH, ये भी समझ आता है। ठीक है, इसके लिए एंजाइम चाहिए जो फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम जो है एनसीईआरटी में ऐड हुआ है और ये एंजाइम बनाता है NADPH को। क्लियर। तीसरा तरीका जो एनसीईआरटी कहती है उसको हम ध्यान से समझेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, PS2 अपना इलेक्ट्रॉन अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है। प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है? फियोफाइटिन। ध्यान से सुनेंगे। PS2 अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है जिसका नाम फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन वो अपना इलेक्ट्रॉन PQ को देता है। PQ इज प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन को देता है। तो ये मेरे पास PQ है। ध्यान से सुने, PQ ने इलेक्ट्रॉन लिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 और ये कहां हो रहा है? मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि PS2 ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर जो ये है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है एक हाइड्रोजन कैरियर को। PQ क्या करता है? व्हाट PQ डू? PQ क्या करेगा? ध्यान से सुनेंगे। PQ क्या करेगा? PQ यहां से उठाएगा H प्लस, यहां से उठाएगा H प्लस, 2H प्लस लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में। मींस उसने इलेक्ट्रॉन तो लिए प्राइमरी एक्सेप्टर से, फियोफाइटिन से, और H प्लस उठाया स्ट्रोमा से और वो कन्वर्ट हो गया PQH2 में, और वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा PQH2 और वो अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कैरियर कह रहे हैं, उसको दे देगा और वापसी कन्वर्ट हो जाएगा PQ में और वापसी आ जाएगा बाहर की तरफ। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 जो कि हमारे पास फियोफाइटिन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन कैरियर को देता है। बिकॉज प्लास्टोक्यूनॉन 2H प्लस को लेकर जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो PQH2 बन जाता। अब ये इसकी रिड्यूस फॉर्म हो गई। ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा जिसका नाम साइटोक्रोम B6F है, और वो 2H प्लस अंदर छोड़ देगा। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन not to an electron carrier but to a hydrogen carrier. Now this PQ is a hydrogen carrier जो कि H प्लस को बाहर से अंदर की तरफ लेके आया है, which move from outside to inside and transfer its electron to cytochrome B6F, उसको ट्रांसफर कर देता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो आपको समझ आना चाहिए कि PS2 और PS1 के बीच में मेरे पास ये है फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F और हमारे पास है एक प्लास्टोसाइनिन। तो इनमें से सिर्फ हाइड्रोजन कैरियर PQ है। इनमें से हमारे पास हाइड्रोजन कैरियर सिर्फ कौन है? PQ है। क्लियर? हाइड्रोजन कैरियर सिर्फ PQ है। क्लियर? ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इतनी बात अगर हमें समझ आ गई तो हमें ये समझ आ गया कि क्लोरोप्लास्ट में 3 तरीके हैं H प्लस ग्रेडियंट बनाने के। क्लोरोप्लास्ट में 3 तरीके हैं H प्लस ग्रेडियंट बनाने के। पहला है पानी का तोड़ना, जो ल्यूमन में H प्लस इंक्रीज करेगा, H प्लस इंक्रीज करेगा ल्यूमन में। दूसरा तरीका है जो स्ट्रोमा में डिक्रीज करेगा, स्ट्रोमा में डिक्रीज करेगा H प्लस। कौन? NADP रिडक्टेज, जो क्या करेगा बेटा? NADP प्लस P प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस कंबाइन करेगा। मेरी बात सुने ध्यान से। अगर नॉर्मल NADP लिखता मैं, प्लस नहीं लिखता, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते। ऑलरेडी प्लस लिखने का मतलब है मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं NADPH प्लस H प्लस, क्योंकि एक ही H प्लस जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा है मेरे पास हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर कौन है? PQ, जो प्लास्टोक्यूनॉन जो इलेक्ट्रॉन लेता था फियोफाइटिन से, जो प्राइमरी एक्सेप्टर था किसका? PS2 का। तो इस तरीके से हमारे पास H प्लस का ग्रेडियंट बनता है। क्लियर? H प्लस का ग्रेडियंट बनता है। अब अगर आपको ये बातें समझ आ गई है तो हम उस सिचुएशन में है कि ATP बनाने के सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 3 तरीके हैं, मात्र 3 तरीके होते हैं ATP बनाने के। एक तरीका होता है जो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, जिसे हम कहते हैं PP से पाइरुवेट बनाना।
अगर आप किसी हाई एनर्जी कंपाउंड को लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, पीपी को पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास एटीपी डायरेक्ट बन सकती है। इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी ये कहाँ होता है हमारे पास? ये होता है ग्लाइकोलिसिस में और एक क्रैब साइकिल में, जहां जीटीपी बनाते हैं। क्लियर? सही है। दूसरा हमने पढ़ा ओपी। नाउ व्हाट इज ओपी? ओपी हो रहा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पर हम NADH की ऑक्सीडेशन कर कर H प्लस का ग्रेडियंट बना रहे हैं। H प्लस का ग्रेडियंट बना रहे हैं। क्लियर? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, H प्लस का ग्रेडियंट बना रहे हैं। तीसरा तरीका है पीपी, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट में। जस्ट हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट में, हमने कहा पीपी। पीपी का मतलब है, पीपी का मतलब है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे, पीपी का मतलब है हमारे पास, पीपी का मतलब है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें हम H प्लस का ग्रेडियंट बनाते हैं पर सनलाइट यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट, क्योंकि पानी टूट रहा है सनलाइट की एनर्जी से, NADPH बन रहा है सनलाइट की एनर्जी से, और PS2 PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सनलाइट की वजह से। तो इसका मतलब नेचर में यही तीन तरीके हैं एटीपी बनाने के, SLP, OP, PP। अगर मैं आपको कहता हूं फंजाई सेल ले लो, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? उसमें एक तो ओपी होगा क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और SLP होगा। लेकिन मैं आपको अगर मीजोफिल सेल ले लूं प्लांट का, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है, उसमें तीनों मेथड होंगे। और अगर मैं बैक्टीरिया ले लूं तो उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी, तो इसका मतलब उसमें होगा SLP। इस तरीके से ये तीन तरीके हैं एटीपी सिंथेसिस के, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीख लिया कि कैसे हम एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीख लिया है।